बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके घर में हमेशा खुशियाँ और रहमतों में रखे, आमीन। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आपके ये करने से, व्यू करने से, लाइक करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और आप सबके इस सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। चलें जी, बताते हैं हमारे दुबई का सफ़र कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली मेरे फ़ादर जब 7 साल के थे तो वो दुबई चले गए थे। अब ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है कि वो कैसे गए और क्या हुआ था। एक्चुअली वो उम्रे के लिए अपनी मदर के साथ शिप पर ट्रैवल कर रहे थे, तो शिप बाय चांस गलती से उनको एक जज़ीरे पर ले गई। उस जज़ीरे का मेरे फ़ादर को नाम नहीं पता था, क्योंकि वहाँ उन ज़माने में आबादी बहुत कम हुआ करती थी, तो जज़ीरे का उनको कुछ पता नहीं है। कि वो कहते हैं कि वो ईरान और दुबई के दरमियान में बॉर्डर में कोई जज़ीरा सा था। उन्होंने कुछ दिन वहाँ गुजारे, फिर दोबारा से एक और शिप आया तो वो उनको दुबई ले गया। उस टाइम दुबई का नाम दब्बा इस तरह कुछ कहते थे, उसको दुबई नहीं कहते थे। वहाँ पर ज़्यादातर बंगाली थे, पाकिस्तानी थे और इंडियंस थे, और वहाँ के अपने रिहायशी जिनको बद्दू कहा जाता है, लोकल्स, वो लोग थे। उनकी तादाद बहुत कम थी। वहाँ जाके इन पाकिस्तानियों ने और दूसरी नेशनैलिटी ने उसको आहिस्ता आहिस्ता आबाद करना शुरू किया। इस तरह हमारा वहाँ दुबई जाना हुआ। मेरे फ़ादर वहाँ गए, फिर जब वो ग्रोन अप हुए, उनकी शादी फिर पाकिस्तान में हुई। शादी के फ़ौरन बाद फिर मेरी मदर को दुबई ले गए, फिर हम लोग वहीं पर पैदा हुए हैं। इतना साल ज़िंदगी गुजारने के बाद भी फिर भी हमें पाकिस्तान आना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़मीन पाकिस्तान है। जैसे भी है, हमें भी मुल्क से प्यार करना चाहिए। हमारी ज़मीन बहुत पाक है, तभी तो कहा जाता है पाक सरज़मीन शाद बाद। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं और इस पाक सरज़मीन पर रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे अमाल भी बेहतर कर दे और हमें इस पर रहने के काबिल बना दे। तो रही दुबई की बात, जितना भी वक्त वहाँ गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा। अब्बू वहाँ पर बिज़नेस करते थे हमारे, फिर उन्हें अपने मेरे भाइयों ने ग्रोन अप किया और फिर उन्होंने बिज़नेस संभाला और आगे बिज़नेस किए। अल्लाह का शुक्र है वो अभी भी उधर सेटल्ड हैं, और मैं बस अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ। कुछ ही टाइम हुआ है मुझे बच्चों की स्टडी के लिए, आपको पता है फिर यहीं पर आना पड़ता है। दुबई के बारे में क्या चीज़ आपने नहीं सुनी होगी। माशाल्लाह वो इतने जल्द डेवलप हो गया कि हर किसी का दिल करता है कि वो दुबई जाए। कुछ लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ काम करने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग क्या, हर किसी के साथ अपना ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो जो लोग वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये चीज़ है कि आपकी लाइफ की सेफ्टी है। ये नहीं डर कि आप सुबह जाएंगे रात को वापस कैसे आएंगे, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। और दूसरा रहा जॉब सिक्योरिटी, आपके टैलेंट पर काम करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ और कैसे काम कर सकते हैं। और जो लोग वहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर घूमने की इतनी सारी जगह हैं। फेस्टिवल जब लगता है उन दिनों में तो वहाँ पर जाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी वहाँ शॉपिंग्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियन लगते हैं कि बंदा वहाँ से शॉपिंग कर लेता है। और दूसरे गोल्ड की शॉपिंग, तो शादी के लिए तो गोल्ड की शॉपिंग तो दुबई से ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माशाल्लाह इतना खालिस गोल्ड मिलता है ना। और वो कोई थाईलैंड से आता है, मतलब वहाँ के मेड इन थाईलैंड और इस तरह के होते हैं, सिंगापुर इस तरह के गोल्ड्स होते हैं, तो वो बिल्कुल खालिस होते हैं। उसमें ब्लैक आप कभी भी जितना भी उसको रख लेंगे ना घर पर, वो कभी पुराना नहीं होगा, वो वैसे ही चमकता धमकता गोल्डन ही रहेगा। अगर आप पाकिस्तान से ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं तो आपको इस ज्वेलरी का अंदाज़ा है कि उसमें कितनी मिलावट होगी, और कुछ टाइम के बाद वो मिलावट के बाद वो काला होना शुरू हो जाता है। ये होती है असल गोल्ड की पहचान। दुबई फ्रेम बनाया गया है, बहुत खूबसूरत जगह है दुबई फ्रेम, ग्लोबल विलेज, एटलांटिस मॉल, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, ये सब देखने के काबिल है। और जो वहाँ पर सी है, मुझे इतना पसंद है वहाँ पर बीचेस। और लेकिन वहाँ पर मौसम सिर्फ दो ही हैं, एक गर्मी और एक सर्दी, बस। सर्दी 2-3 महीनों के लिए आती है, लेकिन गर्मी पूरा साल ही रहती है। एसी के बगैर गुजारा नहीं है, जिस तरह हम यहाँ एसी के बगैर रह लेते हैं। तो बात यह है कि वो शीशों का महल है, वहाँ पर मिट्टी बहुत कम होती है, डस्टिंग बहुत कम करनी पड़ती है, बिल्कुल शीशों का महल जिसे कहा जाता है ना। वहाँ मस्जिदों को भी इतना ही खूबसूरत बनाया गया है जितना खूबसूरत मॉल्स को। क्योंकि देखें, अगर जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आपने मॉल्स इतने खूबसूरत बना लिए और अपनी इबादत गाह को नहीं, तो लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। अपनी इबादत गाह को भी ऐसे अच्छा बनाना चाहिए ना।
تاکہ لوگوں کا دل کرے وہاں جا کے بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو وہاں پر مسجدوں کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، اور ہر چوک مطلب ہر راؤنڈ بورڈ کے پاس ایک مسجد ہوتی ہے، ہر ایک ایریا میں 4-5 مسجدیں ہوتی ہیں، اور اذان کا ٹائم سب کا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ شارجہ میں ڈیفرنٹ ٹائمنگز، 1-2 منٹ آگے، دبئی میں 1-2 منٹ پیچھے، لیکن سب مسجدوں میں اس اسٹیٹ کے لحاظ سے اذانیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو شکر ہے اللہ کا، جتنا بھی وقت وہاں پر گزرا بہت اچھا گزرا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ڈرائیونگ کرنا کوئی آسان نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ جس بندے کو دبئی کی عادت، کو رولز اور ریگولیشنز کی عادت ہو، تو یہاں پر اس کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال مجھ سے ابھی بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھنے دروازہ کھول دیتی ہوں کہ ہاں میں بیٹھ کے گاڑی اسٹارٹ کروں۔ میں لیفٹ سائڈ کی طرف سگنل کے جو سگنل ہوتا ہے وہ رائٹ ہینڈ پر یہاں پر ہے نا، وہاں لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے، تو میں رائٹ ہینڈ پر گھما دیتی ہوں کہ ہاں اوکے وائپر کو۔ تو اس طرح مجھ سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، سگنل کے لیے میں لیفٹ ہینڈ پہ ہاتھ مار لیتی ہوں کہ سگنل لگے گا، تو بڑا مسئلہ ہے یہاں پر۔ تو بہرحال جو بھی ہے آپ کو ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ کوئی مایا جال ہے ایسا لگتا ہے، کوئی کہانی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا یہ پکچر، یہ ان کے فیوچر کا ہے۔ یہ لوگ پہلے سے فیوچر کے لیے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا بنائیں گے، اور اپنے ملک کو یہ اتنا صاف رکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے فائنس لگاتے ہیں۔ کوئی کچرا پھینکے گا اس کا فائن ہے، کوئی بریک ڈاؤن دا رولز کرے گا اس کا فائن ہے، ہر چیز کے لیے فائن لگاتے ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں، اچھی خاصی اماؤنٹ لگاتے ہیں، تاکہ وہ بندہ دوبارہ سے وہ چیز نہ کرے، وہ حرکت نہ کرے، اس کو یاد آ جائے کہ ہاں میں نے اتنے پیسے جیب سے دیے تھے۔ تو اس لیے وہ لوگ ایک رولز میں رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں بھی اسمبل کرنا ہے اپنے ملک کو، یا ہمیں بھی خود کو اپنے آپ کو اسمبل کرنا ہے اپنے گھر کو، تو بچوں کو بھی گھر میں یہ تربیت دینی چاہیے کہ تم نے کچرا پھینکا یا کچھ اس طرح کیا، آپ کی جو پاکٹ منی کا ایک حصہ ہے، مخصوص حصہ، وہ رکھ لیا جائے گا۔ بچے خود ہی لائن پر آ جائیں گے سب کے، اور خود ہی سے انہوں نے کام کرنا، اپنے ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا۔ اتنا اچھا وقت گزر گیا آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ پتہ نہیں لگا۔ کل کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔